नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पटना में किया रोड शो। अपार जनसमूह ने प्रधानमंत्री मोदी का किया भव्य स्वागत। रोड शो के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में की ताबड़तोड़ रैलियां। जनता को सीएए और आरक्षण समेत दी 5 गारंटियां। टीएमसी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। कहा, पश्चिम बंगाल में दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं हिंदू। बीजेपी के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश कौशाम्बी और रायबरेली में जनसभा को किया संबोधित। पूछा, गांधी परिवार को वर्षों से वोट देने के बावजूद रायबरेली की जनता को क्या मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में की चुनावी रैली। चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के धुले में जनसभा को किया संबोधित। बसपा सुप्रीमो मायावती ने करनाल में की जनसभा। मिर्जापुर से सपा ने बदला प्रत्याशी, रमेश बिंद को बनाया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी। 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर सोमवार को डाले जाएंगे वोट। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। बढ़ती महंगाई और बिजली बिल में इजाफे को लेकर लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर। भारत से मांगी मदद। और अफगानिस्तान में बारिश और बाढ़ से 300 से ज्यादा की मौत। अधिकतर राज्यों में इमरजेंसी जैसे हालात। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने विश्व संगठनों से पीड़ित परिवारों की मदद की अपील। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में एक भव्य रोड शो किया और इस दौरान सड़कों के दोनों तरफ भारी जनसैलाब देखा गया। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के जोरदार नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार किया। हावड़ा, आरामबाग, बैरकपुर और हुगली में 4 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को सीएए और आरक्षण समेत 5 गारंटियां भी दी। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति को लेकर कांग्रेस टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को धुआंधार जनसभाएं की। बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में पीएम ने राज्य की ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को लेकर इंडी गठबंधन भी पीएम के निशाने पर रहा। बैरकपुर में पीएम ने कहा कि राज्य में हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। पीएम ने अपने संबोधन में 5 गारंटियां भी दी। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। जब तक मोदी है,
सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। हुगली की जनसभा में पीएम ने विश्वास जताया कि एनडीए इस चुनाव में 400 से अधिक सीटें हासिल करेगा। कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरते हुए पीएम ने कहा कि संदेशखाली के गुनहगार को बचाने के लिए टीएमसी के गुंडे पीड़ितों को डरा धमका रहे हैं। टीएमसी संदेशखाली में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं आप सभी को गारंटी देता हूं, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी बच नहीं पाएगा। आरामबाग में उमड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम ने शिक्षक भर्ती घोटाला, पॉन्जी स्कैम, चिटफंड स्कैम और राशन स्कैम को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि 2024 का चुनाव बंगाल के विकास और बंगाल की संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत ही अहम है। ये मां दुर्गा और मां काली की भूमि है। लेकिन यहां लोगों की आस्था पर पहरा लगाया जाता है। यहां राम मंदिर का नाम लेना अपराध हो गया है। हावड़ा की जनसभा में पीएम ने टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट को बंगाल के हालात का जिम्मेदार बताया। पीएम ने कहा कि टीएमसी ने घोटालों को अपना फुल टाइम बिजनेस बना लिया है। पीएम ने टीएमसी पर वोट बैंक की खातिर घुसपैठियों को कब्जे दिलवाने का आरोप लगाया। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ने बंगाल की पहचान को दांव पर लगा दिया है। कई इलाकों में यहां के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। टीएमसी के एमएलए खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते हैं। पश्चिम बंगाल में पीएम का अभिनंदन भी दिल खोलकर हुआ। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भारी जनसैलाब देखा गया। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने इन सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। वहीं पीएम से मिलने के बाद बहुत से लोग बेहद भाव विभोर दिखे। लोगों ने पीएम से मुलाकात को जीवन का सबसे यादगार क्षण बताया। बैरकपुर से कुमार आलोक, हुगली से चंद्रशेखर, आरामबाग से अभिषेक और हावड़ा से ओपी यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं मिशन 2024 में 400 सीटों के आंकड़े को पार करने के लिए बीजेपी समेत एनडीए नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता जनसभाओं और रोड शो के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। चुनावी महासंग्राम में भाजपा पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, रायबरेली और गोंडा में चुनावी रैली में सपा कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने रायबरेली में कहा कि सोनिया गांधी ने 70% से ज्यादा सांसद राशि अल्पसंख्यकों में खर्च करने का काम किया है। यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है? ये शाहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं। इतने सालों से वोट दे रहे हो, सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है। मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया? वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार किया। अनुराग ठाकुर ने जमकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। केवल चंद दिनों के लिए अंतरिम राहत मिलकर बाहर आए, उस पर भी कंडीशन लगी है
और 2 जून को वापस अरविंद केजरीवाल जी को सरेंडर करके जेल जाना होगा। अब उससे पहले जितना मर्जी झूठ चीखो पुकार करनी कर लें, सच्चाई ये है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, उनके शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में है। साथ ही केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को हराकर राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल ला दिया। कि अमेठी की ये वो जनता है जिसने राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल ला दिया जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके शहजादों को अमेठी की जनता ने धूल चटाई और लोकतंत्र को ये संदेश दिया कि अगर सांसद 15 साल लापता रहा तो उसका क्या, पूरे खानदान का बोरिया बिस्तर बांधने की ताकत गरीब नागरिक में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में जनसभा की। योगी ने कहा कि पूरे देश में मोदी की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समय विकास का विजन नहीं था। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव की एक लहर चल रही है और यह लहर चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है। इथेनॉल जो है मोदी सरकार ने परमिशन दिया है, तो लालू जी जेल में थे इसलिए याद नहीं होगा, और सजायाफ्ता आदमी है तो क्या पता होगा। और क्योंकि उनको सिर्फ अपना परिवार ही दिखता है कि वो फैक्ट्री लगाया कि नहीं लगाया, तो नहीं देख रहे हैं कि टूरिस्ट बेटी को भी लाए हैं। जो जंगल राज में भाग गया था पूरा परिवार इनका, वो सब लौट के आया है। ये तो मोदी जी और नीतीश जी का इफेक्ट है ना कि आज लालू जी के परिवार भी बिहार लौट कर आ रहे हैं, नहीं तो ये सब तो प्लान कर गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के लिए बापूधाम में प्रचार किया। इस बीच बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उनको जो बेल मिली है वो इंटरिम बेल मिली है और केवल प्रचार के लिए मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निर्दोष हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद भी अपनी पिटीशन में ये दलील नहीं दी कि वो निर्दोष हैं। उनके प्रचार में होने या न होने से फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि 2014 में भी वे प्रचार कर रहे थे, 2019 में भी वे प्रचार कर रहे थे, लेकिन परिणाम सबके सामने जाहिर है। इस बार भी 7 की 7 सीटें दिल्ली की जनता भाजपा की झोली में डाली। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मलाड में घर घर जाकर प्रचार किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कादीपुर क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में मयूर विहार में डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भाजपा को समर्थन देने के लिए सिख युवाओं के साथ मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। डीडी न्यूज। और वहीं कल चौथे चरण के लिए मतदान होना है और अब सबका ध्यान अगले चरणों पर है, जिसके लिए विपक्ष के दिग्गज नेता भी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर हैं। इसी बीच मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए भदोही से बीजेपी के सांसद रमेश बिंद को अपना प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव के 5वें और अन्य चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। आपने देखा होगा यहाँ दादी जी ने ITI शुरू किया, ITI खोला, डिजाइन इंस्टीट्यूट आया, अमेठी में डिजाइन इंस्टीट्यूट, BHA, HAL जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं आई। ये सरकारी संस्थाएं होती थी, इससे रोजगार मिलता था। अब आस्ते आस्ते इनकी जो सब्सिडी है इनका निजीकरण हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने कहा
कि नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव था, जो नकारात्मक राजनीति थी, वो आज नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो दूर, स्पेशल पैकेज तो दूर, कम से कम पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही दर्जा दे देते। पीडीपी प्रमुख और अनंतनाग राजौरी लोकसभा से उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, हमारे कार्यकर्ताओं के निवास पर छापे मारे जा रहे हैं। तो वहीं कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये चुनाव आने वाले भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि आज आपके वाजपेयी जी ने ही यहाँ लोगों को वोट की पर्ची में थोड़ा सा भरोसा दिलाया है 2002 इलेक्शन के बाद। अगर आप उसको भी खत्म करना चाहते हैं किसी प्रॉक्सी कैंडिडेट को जिताने के लिए या किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए, सीधे बोलिए, हम विड्रॉ कर लेंगे। इम्पैक्ट तो होगा ही, इम्पैक्ट उनके लिए होगा जो जीत जाते हैं। शायद जो इस इलेक्शन में पीछे रह जाते हैं उनके लिए इम्पैक्ट ज्यादा ही होगा, क्योंकि 2 महीने भी नहीं है। जून में ये इस इलेक्शन के नतीजे निकलेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त सितंबर में असेंबली के जो है इलेक्शन वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो हर असेंबली सेगमेंट में इसका इम्पैक्ट होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि अगले 10 साल में भी भाजपा ओडिशा में नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और ओडिशा के लोगों के प्यार से बीजेडी छठी बार ओडिशा में सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 96 सीटों पर 13 मई को मतदान के लिए सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंक दी है। इस चरण में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, गिरिराज सिंह, जी किशन रेड्डी के अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। देखिए एक खास रिपोर्ट। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के महापर्व में चौथे चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। चौथे चरण के प्रचार की बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार, रोजगार, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, मुस्लिम आरक्षण, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बयानों के तीर चले। वहीं सैम पित्रोदा की रंगभेदी और नस्लीय टिप्पणी और पाकिस्तान पर कांग्रेसी दिग्गज मणिशंकर अय्यर के वायरल वीडियो ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। इस चरण में 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 13 मई को जिन 96 सीटों पर मतदान होना है उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीट, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीट, बिहार की 5 सीट, ओडिशा और झारखंड की 4 सीट और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर भी 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण की 96 सीटों में 20 अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। चौथे चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों में खूंटी से अर्जुन मुंडा, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद राय, खीरी सीट से अजय मिश्र टेनी, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी जैसे दिग्गज शामिल हैं। वहीं मुंगेर से जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, वर्धमान दुर्गापुर से बीजेपी के दिलीप घोष, आसनसोल से एसएस अहलूवालिया, बीट सीट से पंकजा मुंडे, हैदराबाद से माधवी लता, करीमनगर से बंडी संजय कुमार और आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी भी चुनाव मैदान में हैं। चौथे चरण में उतरे विपक्षी दिग्गजों में बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आसनसोल से अभिनेता और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा,
कृष्णानगर से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, हैदराबाद से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कडप्पा सीट से आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी, नेल्लोर से वाईएसआरसीपी के वी विजय साई रेड्डी और रतलाम से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया भी शामिल हैं। चौथे चरण की इन 96 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि वाईएसआरसीपी को 22, टीआरएस जो कि अब बीआरएस है उसको 9, कांग्रेस को 6, टीएमसी को 4, टीडीपी को 3 सीटें मिली थी। वहीं एआईएमआईएम, बीजेडी और शिवसेना को 2-2, जेडीयू, एलजेपी, एनसीपी और जेकेएनसी को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। चौथे चरण की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। तीसरे चरण तक तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान पूरा हो चुका है। बीते 3 चरणों के चुनाव में पहले चरण में मतदान प्रतिशत 66.1 रहा है, जबकि दूसरे चरण में ये 68.8% और तीसरे चरण में 65.68% दर्ज किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 96 सीटों पर मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। बूथ सज चुके हैं, मतदान कर्मी भी अपने अपने आवंटित स्थल पर पहुंच चुके हैं और इस चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न दलों के दिग्गज भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 96 सीटों के लिए कैसी है मतदान की तैयारियां, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 96 सीटों पर 13 मई को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। चौथे चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही सुचारू मतदान के लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उधर आंध्र प्रदेश में चौथे चरण के तहत 25 सीटों पर मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लोकसभा क्षेत्रों और उनकी सीमाओं पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग और पुलिस की टीमें लगातार सर्चिंग और तलाशी अभियान चलाकर अवैध सामग्रियों के परिवहन के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों में बाहर से आने वाले वाहनों के साथ ही लोगों की पूरी पड़ताल कर रही हैं। वहीं बिहार की 5 लोकसभा सीटों में मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर नींबू पानी और दवाइयों के साथ डॉक्टर की टीम भी उपलब्ध रहेगी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच जहां चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान कराए जाने को लेकर संकल्पित नजर आ रहा है, वहीं पर अब मतदाताओं की बारी है कि गर्मी और तपिश के बावजूद वो भारी तादाद में मतदान केंद्रों तक पहुंचे और मतदान करें। वहीं झारखंड की 4 सीट पर चुनाव आयोग मतदान केंद्रों तक आने वाले हर मतदाता का ध्यान रखने की कोशिशों में लगा हुआ है। 13 मई को झारखंड की 4 लोकसभा सीटें खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सेमू में मतदान होना है। इसको लेकर चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में कुल 45 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला करीब 65 लाख मतदाता करेंगे। चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग ने प्रशासन के साथ मिलकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। चौथे चरण में कुल 74 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 69 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र वोटर की संख्या के मान से इंदौर है, जहां पे 25,26,803 वोटर हैं। 25,26,803 वोटर हैं इंदौर में। और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र हमारा उज्जैन है, जहां पे
17,98,704 वोटर्स हैं। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों के लिए सुचारू मतदान सुनिश्चित कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम कोशिशें भी की गई हैं, जो धरातल पर नजर आ रही हैं। खास तौर पर वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उधर तेलंगाना में भी तीसरे चरण के लिए 17 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने कमर कसी हुई है। विभिन्न पोलिंग पार्टियां मतदान को लेकर पूरी तरह से सजग हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में 8 सीटों के लिए सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर पहुंच गई हैं। इसी चरण में 11 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। ओडिशा की 4 सीटों पर भी सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। During this phase of election on 13th, total 17,000 manpower are being utilized for the election duties. There are total 104 companies of central armed paramilitary forces. They are being deployed. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर संसदीय क्षेत्र पर लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चौथे चरण में करीब 17 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मशीन का ऑपरेशन पूरी तरह हमें सिखाया गया है। बाकी जो कोडल फॉर्मेलिटीज है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बारे में भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। इलेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन द डेमोक्रेसी एंड बीइंग फर्स्ट टाइम इन दिस प्रोसेस आई एम रियली वेरी हैप्पी। चौथे चरण में श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, गंदेरबल और शोपियां 37 शोपियां के 5 जिलों में करीब 2135 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर एक पोलिंग स्टेशंस में हमारा वेबकास्टिंग का सीसीटीवी का कैमरा लगा रहा है। 100% पोलिंग स्टेशन वेबकास्टेड रहेगी। इवन कुछ पोलिंग स्टेशन में जो क्यूज है, सराउंडिंग एरिया है, पेरीमीटर है, उसको भी जो है हम डिजिटल ISS सर्विलांस में रख रहे हैं। देश भर में पहले और दूसरे चरण में मतदान में वोटिंग प्रतिशत काफी कम देखने को मिला था। चुनाव आयोग ने प्रशासन को वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए। वहीं वोटिंग कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण गर्मी बताया जा रहा है, जिससे निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।